जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो 8th में कमीशन पे आया था। इसको हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि इसका सैलरी वगैरह क्या होता है, और पेंशन जो कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है पेंशन वगैरह, उसको हम थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे और फिजिकल बैलेंस वगैरह पढ़ेंगे कि किस पे कितना बोझ पड़ने वाला है, कितना बर्डन पड़ने वाला है। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे 8th पे कमीशन को। थोड़ा कंटेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा हम बैकग्राउंड देखते हैं कि गवर्नमेंट ने भी 8th पे कमीशन को अपॉइंट किया था। ठीक है ना, ठीक है, हम बात समझ में आ गई। और उसके चेयरमैन कौन थे? वो थे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है। बात समझ में आ गई सर। और ये जो कमीशन है वो 18 मंथ में अपनी रिपोर्ट को देगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो सर मतलब कि 2016 में लास्ट 7th पे कमीशन आया था और 2026 में 8th पे कमीशन लगा है। मतलब कि 1 जनवरी 2026 को इन जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ है ना, उनको 8th पे कमीशन के हिसाब से 1 जनवरी से तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, पर वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि 18 मंथ में वो अपनी रिपोर्ट को देगा, और रिपोर्ट को फाइनलाइज करने में करीबन से 2 साल लग जाएंगे। मतलब अब से करीबन 2028 में इनको अपनी 8th पे कमीशन के हिसाब से बड़ी भी सैलरी मिलनी चाहिए। चलो ठीक है सर। तो सर 2026 से लेकर 2028 तक सर ये 2 साल में क्या होगा? क्योंकि एक्चुअली में 2026 से ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने डिले किया ना, सेंट्रल एम्प्लॉय ने तो डिले नहीं किया, तो सरकार ने डिले किया 2 साल। तो इन 2 साल का क्या बोलेंगे? 2 साल को उनको एरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरियर बोलते हैं। तो क्या इन 2 सालों में भी बड़ी हुई तनख्वाह मिलनी चाहिए थी ना? मिलनी चाहिए थी। तो क्या गवर्नमेंट देगी? पता नहीं। क्या सर 2016 में भी हुआ था कि हाँ 2016 में भी 7th पे कमीशन लगा था, तो पर 2017 में इनको सैलरी मिलना स्टार्ट हुई थी, नई वाली सैलरी। तो यहाँ पे 1 साल का क्या एरियर मिला था क्या मोदी गवर्नमेंट से? नहीं मिला था। चलो बात समझ में आ गई सर। तो कौन कौन से यहाँ पे कवर होते हैं 8th पे कमीशन में? वो होंगे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे, एक आर्म्ड फोर्सेस वगैरह, और एक पेंशनर्स वगैरह। ठीक है ना। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जैसे कि सर जो एएसओ होते हैं, आईएएस आईएफएस होते हैं ना, ये सारे के सारे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको जो तनख्वाह मिलेगी वो। आर्म्ड फोर्सेस वगैरह जितनी भी मिलिट्री हो चाहे नेवी हो वगैरह वो। और पेंशनर्स मतलब कि सेंट्रल एम्प्लॉयड वाला पेंशनर्स या आर्मी वाले पेंशनर्स, इन सबको सीपीसी देखता है, मतलब कि सेंट्रल पे कमीशन ही देखता है। मैंने कहा सर ठीक है, बात समझ में आई। सिंपल लाइन में जो पे कमीशन वो डिसाइड करता है कि नौकरी में कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी अलाउंस मिलेगी और कितनी पेंशन मिलेगी। सर अलाउंस क्या होते हैं? भाई सैलरी तो आपको पता है कि सैलरी तो होती है, ठीक है ना। अलाउंस मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए बोलते हैं। मतलब कि अगर आपको क्वार्टर नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट आपको कुछ एडिशनल रुपए देती है कि भाई आप अपनी सैलरी से थोड़ा सा ऊपर रुपये लो और बाहर जगह कमरा ले लो। ठीक है, बात समझ में आ गया सर। ऐसे टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब आपको अगर आपको इधर उधर जाना होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल काम से, तो आपको सरकार टीए भी देती है और डीए भी देती है। डीएरेंस अलाउंस वगैरह, मतलब महंगाई भत्ता वगैरह, इस तरह से बहुत सारे अलाउंस होते हैं। बात समझ में आ गई सर। पे कमीशन क्या होता है ये थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? क्या पे कमीशन? बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। क्या मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बिल्कुल बॉडी नहीं है। तो ये कहाँ से बनती है? गवर्नमेंट कैबिनेट ऑर्डर से बनाती है। ठीक है, लेकिन सर हमें तो कुछ कुछ याद है, कोई ना कोई सा कमीशन होता था, उसको बोलते थे फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब फाइनेंस कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। पे कमीशन नहीं लिखा हुआ है। पे कमीशन कैबिनेट ऑर्डर से बनता है। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट पे कमीशन कब बना था? वो 1946 में बना था, इंडिपेंडेंस से पहले। बात समझ में आ गई सर। पर्पस क्या होता है इसका? इसका पर्पस होता है कि सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, कौन से वाले सर एम्प्लॉय? जो कि सेंट्रल वाले, स्टेट वाले नहीं, सेंट्रल वाले की सैलरी को टाइम टू टाइम रिव्यू करता है कि भाई उनकी पेंशन कितनी होनी चाहिए, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई तो उनकी सैलरी भी बढ़ा दो वगैरह वगैरह करता है। चलो बात समझ में आ गई। मतलब कि ये महंगाई के हिसाब से सैलरी बढ़े ये देखता है, और सरकार की फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखता है। ऐसा नहीं हो कि इतनी सैलरी बढ़ा दे कि सरकार का खजाना खाली हो जाए, ठीक है ना, उनका बजट भी डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से सैलरी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, और लास्ट में प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करता जाता है। ऐसा नहीं हो कि प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है और गवर्नमेंट वालों को बहुत कम सैलरी मिल रही है, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या करता है फिर? ये गवर्नमेंट की सैलरी को इस तरह से बढ़ाता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले के हिसाब से काम चले, मतलब कंपैरिजन करके चलता है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को। बात समझ में आके से जैसे कि देखा जाता है 1990s में क्या हुआ था कि सैलरी काफ़ी कम हो गई थी। मतलब कि 1980s में तो सैलरी अच्छी थी और बाद में सैलरी बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 1990s में सैलरी कम हो गई थी लोगों की, ठीक है ना। तो बाद में क्या हुआ था कि 5th और 6th पे कमीशन ने सैलरी को काफ़ी रिवाइज कर दिया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। 8th में कमीशन के चैलेंजेस क्या है, क्या क्या दिक्कत आएगी इसको? पहला तो क्या होगा कि इकोनॉमी और गवर्नमेंट का बजट हिल जाएगा यहाँ पे। हाँ, अगर सैलरी बढ़ती है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम तो वही है ना। गवर्नमेंट की इनकम तो वो इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, लेकिन जो सैलरी वो तो बढ़ानी पड़ेगी। लोग जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी तो बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन सरकार की सैलरी, सरकार की जो इनकम वो इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। ठीक है,
सेकंड क्या होगा, वेलफेयर स्पेंडिंग को बचाना भी है। ऐसा ना हो कि सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ा दे कि हेल्थ और एजुकेशन का जो बजट है उसको कट करना पड़ जाए, ऐसा भी नहीं करना है। थर्ड क्या होगा, पेंशन का बर्डन। सबसे बड़ी परेशानी होती है गवर्नमेंट के लिए पेंशन वगैरह। क्यों? पेंशन एक ऐसी बीमारी है कि एम्प्लॉय अब काम भी नहीं कर रहा है और उसको पेंशन बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को दिक्कत होती है पेंशन देने के अंदर। तो पेंशन का बर्डन जो सबसे ज़्यादा होता है, पेंशन का खर्चा बहुत तेज बढ़ रहा है, सही बात है, और इसको सस्टेनेबल बनाना है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करी है कि एनपीएस लेके आई, न्यू पेंशन स्कीम लेके आई, ओपीएस वगैरह खत्म करती है, बहुत से नए नए निर्णय पॉलिसीज लेके आई गवर्नमेंट पेंशन को बर्डन करने के लिए। और ये पे कमीशन का भी चैलेंज है, पे कमीशन को ये चीज़ देखनी है। फोर्थ क्या हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, स्टेट क्या करती है, वो सेंट्रल पे कमीशन को फॉलो करती है। अगर सेंट्रल पे कमीशन ने जिस हिसाब से बढ़ाई ना सैलरी, तो स्टेट वाले भी अपने सैलरी को बढ़ाते हैं। तो स्टेट वाले मतलब कि पुलिस वाले, जो पुलिस होती है ना वो स्टेट के अंदर आती है। जो टीचर्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे ना, वो रीट वगैरह एग्जाम देते हैं, वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। तो उनकी सैलरी कैसे बढ़ती है, सीपीसी के हिसाब से बढ़ती है। जैसे सेंट्रल पे कमीशन ने अपनी सैलरी बढ़ाई तो स्टेट भी उनको फॉलो करती है। हमने कहा सर बात समझ में आ गई सर, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर को कंपैरिजन करना है कि हाई स्किल्स जो जॉब होती है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट सैलरी कम होती है हमेशा। मतलब सर बात समझ में नहीं, मैंने कहा मैं बात समझाता हूँ, ठीक है ना। हम दो केस समझते हैं, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में और एक प्राइवेट सेक्टर में। एक तो एंट्री लेवल देखते हैं। एंट्री लेवल में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट में एंट्री लेवल हो जाएगा तो मिनिमम आपको सैलरी 20,000 तो मिलती ही मिलती है। आपने क्लर्क भी एज ए क्लर्क भी ज्वाइन किया, ऐसे चपरासी भी ज्वाइन किया है ना, कहीं पे भी ऐसे पीओ ज्वाइन किया ना, तो आपको मिनिमम 20,000 मिलता है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, 8,000 मिलता है ना, 8,000 9,000 ऐसे मिलता है एंट्री लेवल तो ये। लेकिन इसके जैसे ही आप थोड़ा सा हाई स्किल पे चले जाओगे, हाई स्किल मतलब अगर आपने थोड़ा समय दिया है, जैसे कि आपने यहाँ पे आईटी में जावा वगैरह में हमने ज्वाइन किया तो भी 8,000 मिलते हैं आपको, ठीक है ना, किसी छोटी मोटी कंपनी में किया तो। लेकिन आपने 5 साल वर्क किया है ना, तो यहाँ पे आपके बढ़ते बढ़ते लोगों की यहाँ पे कम से कम 1 लाख भी हो जाती है। 1 लाख सैलरी भी देखी ना, हाँ 12 लाख का पैकेज होता है, इवन 40 लाख का पैकेज भी होता है बहुत जनों का। लेकिन क्या गवर्नमेंट में भी इस तरह से ही इतनी फास्ट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? यहाँ मैक्सिमम लेकिन 4 साल के अंदर 40,000 पहुँच पाएगा, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे 80,000 से 1 लाख चला गया सीधा सीधा, मेरे पास समझ में नहीं। तो यहाँ पे करीबन ये 12 गुना के आसपास चला गया, और यहाँ पे इंटू सिर्फ 2 गुना हुआ है। मतलब कि जैसे हाई स्किल पे जाते हैं अपन, तो यहाँ पे सैलरी कम हो जाती है। और सर और हाई स्किल का एग्जांपल देना, मैंने कहा कि भाई एंट्री लेवल से प्रेसिडेंट चले गए अपन, तो प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, वो साल की सैलरी होती है इनकी 60 लाख रुपीज़, ठीक है। क्या क्या किसी एम्प्लॉय जैसे कि टीसीएस है, टीसीएस के जो हेड है उनकी क्या 60 लाख सैलरी की नहीं होती है, उनकी सीईओ की करोड़ों में सैलरी होती है, करोड़ों में 60 करोड़ तो मैं मिनिमम मानूंगा। यहाँ के प्रेसिडेंट जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी सिर्फ 60 लाख सैलरी, और जो टीसीएस का सीईओ उसकी 60 करोड़ है। कितनी ज़्यादा अंतर है ना। मतलब कि जैसे आप हाई स्किल में जाते हो तो गवर्नमेंट की सैलरी कम हो जाती है, लेकिन जो प्राइवेट में सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन एंट्री में गवर्नमेंट की सैलरी ज़्यादा होती है, प्राइवेट की सैलरी कम होती है। बात समझ में आ गई क्या? बात आ गई सर। तो सैलरी का थोड़ा ये लॉजिक यहाँ पे देखते हैं हम कि जो पे कमीशन थे उन्होंने किस हिसाब से अपने नए नए पे कमीशन पे क्या क्या लॉजिक लगाया था। जो 50 से 70 से वाला था ना, वहाँ पे इक्विटी चलता था। इक्विटी मतलब कि अच्छा 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है इक्विटी, एक होता है इक्वालिटी। दोनों को समझते हैं। इक्वालिटी होता है बराबर, इक्विटी होता है बराबर मौका, बराबर मौका। सर समझ में नहीं आया, मैंने कहा समझाता हूँ भाई। एक तो है कोई गांव का गरीब कालू है, ठीक है ना, एक है अंबानी जी का आनंद अंबानी। इक्वालिटी कहता है कि सबको 5,000 रुपये मिलने चाहिए भाई। एक योजना चलेगी जिसके अंदर की हर एक व्यक्ति को 5,000 मिलेंगे, तो इक्वालिटी में कालू को भी 5,000 मिलेंगे और अंबानी को भी 5,000 मिलेंगे। लेकिन अगर इक्विटी के बराबर होगी, इक्विटी की बात होगी ना वहाँ पे, तो यहाँ पे बराबर मौका है। यहाँ तो 5,000 मिलेंगे पर यहाँ पे 5,000 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑलरेडी ज़्यादा है ना भाई, आनंद नंबर से पहले ऑलरेडी ज़्यादा था। तो इक्विटी कहती है कि बराबर मौका देना है। अगर इसके पास 5,000 जाएंगे तो थोड़ा बहुत मौके में आएगा ना, इसको थोड़ा बहुत मौका मिल सकता है कि हाँ ये भी पढ़ाई करे, ये भी थोड़ा बहुत पैसा वाला बन सके, ठीक है ना। इक्विटी में या नहीं, इक्विटी मतलब कहता है बराबर मौका। तो पहले क्या हुआ था कि इक्विटी की 50 से 70 में इक्विटी चलता था, मतलब कि गवर्नमेंट की सैलरी को प्राइवेट सैलरी के बराबर लेके थे, क्योंकि उस समय प्राइवेट सैलरी बहुत ज़्यादा थी, प्राइवेट सैलरी उस समय बहुत ज़्यादा थी। तो पहले क्या लॉजिक था कि हाँ गवर्नमेंट सैलरी को प्राइवेट सैलरी के बराबर हिसाब दो। लेकिन 1980s में क्या हुआ कि एफिशिएंसी पे आ गई थी बात। सीपीसी ने कहा कि अब हम सैलरी को बढ़ाएंगे किस हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से। सैलरी को परफॉर्मेंस से लिंक कर दिया, अगर परफॉर्मेंस है तो सैलरी लिंक है। और ये चीज़ इन्होंने 1990s में भी वापस रिपीट की कि परफॉर्मेंस पे था कि आपने जितना अचीव करोगे उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी। इसलिए हमने यहाँ देखा था कि 1990s में सैलरी काफ़ी कम हो गई थी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करते थे, तो सही बात है उनका अचीवमेंट कम था तो सैलरी कम हो गई अपने आप ही। लेकिन आज क्या हुआ, आज हमें टैलेंट को भी, सीपीसी को जो हेड पे कमीशन है उसको टैलेंट को भी एक्वायर करना है और अपने फिजिकल कंट्रोल को भी देखना है। क्यों? अगर टीसीएस का सीईओ 60 करोड़ ले रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 60 करोड़ नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय को 60 करोड़ दे दिया तो प्रेसिडेंट नाराज हो जाएंगे। प्रेसिडेंट कहेंगे मुझे तो 60 लाख मिल रहा है, उसको 60 करोड़ क्यों मिल रहा है भाई, जबकि सबसे बड़ा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो प्रेसिडेंट ही होता है।
मेरी बात समझ में आ गई ना? आ गई सर, समझ में आ गई। हमें फिजिकल कंट्रोल भी देखना है और टैलेंट को भी एक्वायर करना है। टैलेंट एक्वायर करने के लिए ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, ज़्यादा सैलरी देंगे तो बाद में प्रेसिडेंट साहब नाराज हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आज की प्रॉब्लम क्या है कि लो लेवल पोस्ट पे, लो लेवल पोस्ट मतलब एंट्री पोस्ट पे तो गवर्नमेंट सैलरी ज़्यादा है प्राइवेट से, हाँ सही बात है, 20,000 ज़्यादा है, 8,000 कम है। लेकिन टॉप जो पोस्ट होती है, लीडरशिप पोस्ट होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट की 60 लाख की, लेकिन टीसीएस में 60 करोड़ है, तो गवर्नमेंट सैलरी प्राइवेट से कम होती है, हमने देखा भी एग्जाम्पल में। ठीक है, इससे क्या हो रहा है ना, इससे क्या हो रहा है कि जो हाई स्किल्स जो जॉब है ना, हाई स्किल जो जॉब है वो कभी भी गवर्नमेंट में आना ही नहीं चाहते हैं। सही बात है, किसको 60 करोड़ मिल रही हो, किसको 60 लाख मिल रही हो, तो कौन जाएगा? सब 60 करोड़ की तरफ भागेंगे, 60 लाख की तरफ कौन है? चाहे प्रेसिडेंट बनो ना, प्रेसिडेंट बनने से क्या हो जाएगा भाई? 5 साल आपके हाउजूरी करेंगे लोग, उसके बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो 60 करोड़ कर ले तो सारा जिंदगी तर जाएगी आपकी। तो चलो ठीक है, मतलब कि अगर हम एआई के बेस्ट इंजीनियर देखें, फाइनेंशियल एनालिस्ट देखें, या फिर डिफेंस के जो टेक स्पेशलिस्ट है, वो सबके सब प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोशिश करेंगे, वो तो कभी गवर्नमेंट जॉब में आएंगे नहीं। उनको पता है कि प्रेसिडेंट को 60 लाख मिलते तो हमसे हमें तो कभी 60 लाख से ऊपर मिलेंगे ही नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर सुधीर चौधरी को तो सर जो हमारे वो डीडी न्यूज़ में गए ना अभी, वो उन्हें तो शायद 12 करोड़ का पैकेज मिलता है, मतलब कि प्रेसिडेंट से ज़्यादा कमा रहे हैं वो। लेकिन वो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे, और कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी ज़्यादा हो सकती है। चलो बात समझ में आ गई सर, मतलब कि गवर्नमेंट को कॉम्पिटेंट टैलेंट कभी नहीं मिल पाएगा। सही बात है, सब 60 करोड़ की तरफ भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हेड सीधे 60 करोड़ कमाएगा, और अगर गवर्नमेंट में हेड बन जाओगे तो प्रेसिडेंट से ऊपर तो नहीं बन पाओगे, तो वो 60 लाख ही कमाएगा। पास समझ आ गया सर। अब एक कंपनसेशन इशू होता है इंडिया में। कंपनसेशन क्या होता है, एंट्री लेवल में तो सैलरी गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है, लेकिन स्पेशली हाई स्किल में बात करेंगे, टॉप लेवल की बात करेंगे, तो वहाँ पे प्राइवेट में जाती है। हमने देखा भी सर, 60 करोड़ था यहाँ पे 8,000 था, यहाँ 20,000 था, यहाँ पे 60 लाख था। पास समझ में आ गया सर। कंपनसेशन रेशियो क्या होता है, लोवेस्ट सैलरी मतलब क्लर्क, हाईएस्ट सैलरी मतलब प्रेसिडेंट, इनमें कितना डिफरेंस होगा? 1:12.5 का होगा। मतलब कि अगर किसी की 20,000 सैलरी होगी ना, तो जो हाईएस्ट वाला होगा, जो प्रेसिडेंट साहब होंगे, उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है यहाँ पे? 20 तो करीबन ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, मैक्सिमम से 2.5 लाख हो जाएगी इसकी। ठीक है ना, मतलब 2.5 लाख से ऊपर कभी सैलरी जाएगी नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी सैलरी होगी? 2.5 लाख हो जाएगी सैलरी। समझ में आ गया? आ गया सर। लेकिन क्या 2.5 लाख ही उसमें जा रही है क्या? ये मंथली कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये मंथली हो जाएगा। क्या 2.5 लाख की सैलरी प्राइवेट में जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, वहाँ तो 1-1 करोड़ भी सैलरी होती है मंथली, 1 करोड़ मंथली सैलरी होती है। तो लोग बाग कहाँ जाएंगे? जो अच्छी स्किल वाले कहाँ जाएंगे? वो सारे प्राइवेट में जाएंगे। दिखती बात है सर, मतलब कि टॉप ऑफिशियल को ज़्यादा ग्रोथ गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल नहीं मिलती है। वो क्या करते हैं कि वो प्राइवेट में भागते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे टैलेंट आता ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। ठीक है, तो फिर भी गवर्नमेंट जॉब क्यों लेते हैं लोग बाग? क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, एक तो हाउसिंग मिलती है, और पक्ष वगैरह सारे के सारे मिलते हैं हमें। पक्ष मतलब कि यहाँ भाई आप साईं बाबा के मंदिर में टोक देने के लिए गए, ठीक है ना, तो आप लाइन में खड़े रहोगे, या फिर अगर आप वहाँ जाके कह देंगे ना कि मैं एसडीएम साहब हूँ या फिर मैं एसपी साहब हूँ, तो आपको सीधे फटाफट दर्शन करा देंगे। ये सारे पक्ष मिलते हैं, ठीक है ना, मतलब कि अनऑफिशियल पक्ष सारे मिलते हैं। पेंशन वगैरह मिलती है हमें, और सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल रिस्पेक्ट वगैरह। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। अदरवाइज हम सैलरी की बात की तो सैलरी प्राइवेट में बहुत ज़्यादा मिलती है, हाई थोड़ा सा अगर थोड़ा स्किल चला जाते हैं तो। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वो होता है पेंशन। गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत परी क्या होती है? वो सैलरी नहीं होती, क्योंकि सैलरी में तो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो गवर्नमेंट को भी मजा आता है, लेकिन पेंशन में क्या होता है कि वो काम नहीं कर रहा है और फिर भी उसको घर बैठे बैठे पैसे देना हमें, तो सरकार को सबसे बड़ी दिक्कत होती है पेंशन से। अगर पेंशन बिल देखें हम तो करीबन कितना था वो? 2.5 लाख करोड़ का था, 2.25 लाख करोड़ का था, I'm सॉरी 2.76, करीबन 2.25 लाख करोड़ का पेंशन का बजट था इस साल का। ठीक है ना, ओपीएस क्या बीमारी थी? देखो एक तो जी अभी क्या हो रहा है ना कि अभी एनपीएस आ चुका है, न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन ओपीएस में क्या होता है? ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे ना वो अब रिटायर हो गए, उनको अभी भी ओपीएस मिल रहा है। ओपीएस में क्या होता है कि एम्प्लॉय को कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता है, मतलब कि एम्प्लॉय अपनी सैलरी में 1 रुपये भी नहीं देता था पेंशन के अंदर में। एनपीएस में हाँ, एम्प्लॉय है, मतलब जो वर्कर है ना, जो अभी काम कर रहे हैं लड़के, वो सारे के सारे अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसा देते हैं एनपीएस के अंदर में। ओपीएस में 1 रुपये भी नहीं देते थे, और ओपीएस में पेंशन ज़्यादा थी, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी जीरो था। कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था लेकिन पेंशन ज़्यादा थी, तो एम्प्लॉय को कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था और पूरा का पूरा पेंशन गवर्नमेंट भरती थी। ठीक है ना, और ये लॉन्ग टर्म हैवी बर्डन बन जाता था। और सही बात है, जो पुराने वाले जो पेंशनर है उनको तो मज़ा ही आ रहा था ऑफिस के अंदर में। ठीक है, इसलिए सीपीसी को पेंशन मॉडल को रिफॉर्म करना होगा, अदरवाइज में पेंशन से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, सजेस्टेड रिफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीसी जो है ना, मतलब कि अपना जो सेंट्रल पे कमीशन है, इसके अंदर एचआर के जो बहुत अच्छे मेंबर्स हैं उनको लेना चाहिए। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि
भाई अगर अपन टीसीएस में इंटरव्यू देते हैं ना, तो इंटरव्यू कौन लेता है? एचआर की टीम लेती है, मतलब कि जो एक्वायर करने वाली टीम होती है उसको एचआर बोलते हैं। वो वाली उसके एक्सपर्ट को लेना चाहिए, फाइनेंस के एक्सपर्ट को लेना चाहिए, सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेट्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं होगी शायद जितनी एक्सपर्टीज एचआर वालों को या फाइनेंस के एक्सपर्ट्स को होगी। सेकंड क्या रिफॉर्म बताया इन्होंने कि जो टॉप लेवल जॉब्स है उनकी पे को बेटर करो, ठीक है ना। अगर टीसी से 60 करोड़ नहीं दे पा रहे हो, लेकिन थोड़ा तो इतना तो दो, कम से कम उनको 1 CR 2 CR तक तो लेके जाओ, ताकि उनको एक इंसेंटिव मिले कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब में भी काम कर सकते हैं। अच्छा पे करो, उनको परफॉर्मेंस इंसेंटिव दो, क्या अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, ताकि उनको मोटिवेशन ले काम करने के लिए। थर्ड इन्होंने बताया कि मॉडर्न वर्क एनवायरमेंट लेके आओ, मतलब कि डिजिटल एचआर सिस्टम लेके आओ। आज के समय में गवर्नमेंट जॉब में आपको भरना है ना, गवर्नमेंट जॉब लेने तो पहले तो नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप फॉर्म भरोगे, फिर एग्जाम होंगे, फिर आपको जॉब मिलेगी। इतना लंबा प्रोसेस मत लो, डिजिटल एचआर सिस्टम लो। पर टीचर जैसी कंपनी, ओपन ए जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी इस तरह के काम नहीं करती, वो डिजिटली सारा का सारा काम करती है। फटाफट भाई 2 दिन के अंदर इंटरव्यू होकर के सीधा के सीधा आपको एंट्री मिल जाती है या फिर एग्जिट मिल जाता है। सेकंड, ट्रेनिंग पे थोड़ा अच्छा वर्क करना है हमें। लास्ट में प्रमोशनल को ट्रांसपेरेंसी बनाओ, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता है कि प्रमोशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपके सीनियर्स, अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं आपकी फैमिली में से है ना, अगर आपके फैमिली मेम्बर से कोई आपका सीनियर है तो आपके प्रमोशन जल्दी होने के चांसेस होते हैं। ये बात सही भी है। तो हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे तो थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना चाहिए। मैं हाई स्किल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लो स्किल में तो जो बेचारे गाँव देहात के लड़के हैं वो तो सभी के अंदर ही जाएंगे गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि वो इकलौता साधन है उनके पास गरीबी से बाहर आने का। मैं हाई स्किल वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गोल क्या होना चाहिए कि सैलरी रिफॉर्म हो यहाँ पे, बेटर गवर्नेंस हो, और लास्ट में हमारा फिजिकल डिसिप्लिन भी बना रहे। ऐसा ना हो कि हम सैलरी को इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि हमारा जो फिजिकल बजट है, फिजिकल डेफिसिट है, वो ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अगर समरी देखा है तो 8 पे कमीशन है का चैलेंज ये है कि सैलरी और पेंशन को फेयर बनाना है, कि सैलरी पेंशन को इतना नहीं बढ़ा दे कि हमें हेल्थ और एजुकेशन के बजट को कट करना पड़े, ठीक है। लेकिन सरकार का जो बजट है, जो हेल्थ और एजुकेशन, उस पर कभी भी आँच ही नहीं आना चाहिए, उसको हमें प्रायोरिटी स्कीम लेके ही आना है। थैंक यू।